नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। हम क्रियाकलाप 4 पढ़ रहे थे, जिसमें बताया था कि आपको एक बंद कमरे को देखना है, मतलब जहाँ पर धूप आती हो, जिसमें आपको सारे दरवाजे बंद कर देने हैं, पूरे कमरे में अंधेरा कर लेना है, पर्दा लगा लेना है और बस जहाँ से सूरज की किरणें आती है वहाँ से आपको हल्का सा ही एक थोड़ा सा झिर्री के जरिए, मतलब ऐसा छोड़नी है झिर्री की जिससे हल्का सा प्रकाश आए आपके कमरे में। देखो जिस प्रकार से ये दिखाया गया है कि आपकी इस तरीके से आपको वह कमरे का वो छोड़ना है, ठीक है ना। देखो ये हल्की सी इन्होंने सुराग ऐसे छोड़ दिया है, तो इस तरीके से। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या है आप देखते हो, आपने देखा भी होगा। जैसे आप सूर्य की रोशनी को भी छोड़ो, आप कमरा बिल्कुल बंद करके अंधेरा करके एक टॉर्च जलाइए, आजकल तो फ़ोन में भी टॉर्च है, उसको जलाइए और फिर जहाँ उसकी रोशनी जाती है ना उसमें देखिए आपको हल्के हल्के धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। मतलब जो ये आपको कण दिखाई देते हैं वो धूल के कण होते हैं। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक मतलब कि हमारे माता पिता ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा होगा? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती है। देखो ये हमारी पृथ्वी का इन्होंने वो दिखा रखा है, तो ये इतने हिस्से में नाइट्रोजन है, फिर इतना हिस्सा हमारा ऑक्सीजन है, इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की बची हुई गैसें हैं। 15.3 पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? क्रियाकलाप 5। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? देखो जैसे इस बर्तन में अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ना, ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो खुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्रियाकलाप 6। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इस वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को
प्रतिस्थापित कौन करता है? 15.4 वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? देखो, अगर ऑक्सीजन ही सब लेंगे तो ऐसे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, परंतु फिर भी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म नहीं होती। तो इसका क्या कारण है? अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? 15.12 को देखिए, ये जो है ये पवन चक्की है। जब हवा चलती है ना तब ये घूमती है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पढ़ लेते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आगे मिलेंगे इसके प्रश्नों के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।